गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने परमाणु प्रतिरूप के लिए दो प्रतिरूप पढ़े थे। पहला था थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, दूसरा पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप में जो मेन कमी थी, समझना ध्यान से, वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगेगा। उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का क्या लगेगा? आकर्षण बल। तो ये अपना पथ छोटा करेगा और पथ छोटा करते करते अंततः नाभिक में गिर जाना चाहिए, जबकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि ये आकर्षण कैसे लग रहा होगा। यहां पे मान लो पार्क है, ये इस पार्क में सलमान खान घूमने के लिए आया, ठीक है। यहां पार्क के अंदर कैटरीना कैफ है, कैटरीना कैफ। अब सलमान खान जैसे ही आया, कैटरीना कैफ भी मान लो फर्स्ट डे फॉरेन से मुंबई आई है, सलमान खान ने फर्स्ट टाइम देखा। अट्रैक्शन फोर्स तो होगा, अपोजिट चार्ज पार्टिकल है, तो सलमान खान पहला राउंड तो पूरा लेगा, दूसरा थोड़ा सा छोटा करेगा। ऐसे राउंड छोटे करते करते लास्ट फाइनली यहां जाकर बैठ जाएगा। हाउ आर यू, आप कैसे हो, फोन नंबर क्या है, जो भी बात है। ऐसा होना चाहिए। रदरफोर्ड ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको एक्सप्लेन किया नील्स बोर ने। तो थर्ड जो मॉडल था, बात समझना ध्यान से, 3 नंबर पे परमाणु प्रतिरूप, ये दिया था नील्स बोर ने। बोर का परमाणु प्रतिरूप, बोर का परमाणु प्रतिरूप, इसने रदरफोर्ड की कमी को दूर किया। इस तरह से समझना ध्यान से। नील्स बोर ने कहा कि ये पार्क के अंदर कैटरीना कैफ बैठी है। ध्यान से समझना, पार्क में कौन है? कैटरीना कैफ। साथ में इसके फादर बैठे हैं, जिनके हाथ में पिस्टल है। कैटरीना कैफ तो है ही है, साथ में उनके फादर भी है, जिनके हाथ में बंदूक है। अब सलमान खान घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक पे आया पार्क में, पहला राउंड लगाया। एक बल ऐसा है, ये वाला कैटरीना कैफ वाला, जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, जो कह रहा है कम हियर। अब अगर ये दूसरे वाला बल नहीं हो, तब तो ये राउंड छोटा करके अंदर आएगा पार्क में। बट दूसरा बल कह रहा है गो देयर, भाग जाए यहां से। ये प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल। एक बल तो कह रहा है कि पार्क के सेंटर में आके बैठ जाओ, दूसरा बल कह रहा है घर चले जाओ। अब ये वाला फोर्स नहीं हो तो ये चुपचाप घर चला जाए, ये नहीं हो तो पार्क के अंदर आ जाए। दोनों बल है, दोनों का परिणाम समान है, परिमाण समान है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। एक इधर आने के लिए कह रहा है, दूसरा घर जाने के लिए। ऐसी सिचुएशन में ये एक फिक्स पाथ के ऊपर चक्कर लगाता रहेगा, न तो घर जाएगा न पार्क के अंदर आएगा। तो पहला पॉइंट समझना नील्स बोर का, इसके जो अभिग्रहित थे ए पॉइंट। नील्स बोर ने कहा कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर एक साथ दो बल कार्य करेंगे। वो दो बल कौन कौन से होंगे समझना। ये मान लीजिए नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इस माइनस को ये प्लस अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जो अंदर की तरफ बल लगेगा वो बल कहलाएगा अभिकेंद्रीय बल। कौन सा होगा?
अभिकेंद्रीय बल जो प्लस और माइनस के आकर्षण के कारण लग रहा है, इसको नाभिक का आकर्षण बल भी कहते हैं। दूसरी बात, गैलीलियो जो था फिजिक्स का वैज्ञानिक, उसने एक प्रयोग किया था और गति का प्रथम नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम उसी पर आधारित था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? अगर कोई चीज गतिशील है या कोई चीज स्थिर है तो वो तब तक गतिशील रहेगी या तब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो गैलीलियो ने क्या किया, एक प्रयोग किया, एक ट्यूब ली जो कंप्लीटली वैक्यूम निर्वात था, अंदर कोई घर्षण वगैरह नहीं था, यहां से एक बॉल छोड़ी, ये बॉल गति करके यहां तक आई, यहां तक गई, फिर वापस गति करके यहां तक आई, फिर वापस यहां तक गई, ये लाइफ टाइम यहां से यहां तक चलती रही। अपने जो ट्यूब में डालते वहां निर्वात नहीं होता, एयर का प्रेशर लगता है, थोड़ी देर ऐसे हर बार पत्त छोटा होता है तो लास्ट में बीच में जाके रुक जाती है, बट वहां निर्वात था तो ये लगातार चलती रही। अगर मान लो मैं ये मार्कर है, इस मार्कर को अपने हाथ से छोड़ दूं, हाथ से छोड़ दूं तो क्या ये मार्कर यहीं रहेगा? अभी हाथ में छोड़ने के बाद यहां नहीं रहेगा। तो जैसे मैं इसको हाथ से छोड़ूं, ये यहां गिरेगा या वहां जाके गिरेगा, तो ये डिपेंड करेगा, समझना ध्यान से। इसमें अभी नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, एक ही बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने हाथ से पकड़ का वो अपोजिट फोर्स, जैसे ही हाथ से छोड़ूंगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे जाके गिर जाएगा। अगर मैंने इसको गति देके छोड़ दिया, मान लो मैंने इसको ऐसे फेंका, तब ये यहां नहीं गिरेगा, तब ये वहां जाकर के क्या हो गया, तब ये वहां जाकर के गिरेगा। वहां जब गिरेगा तो समझना ध्यान से, यहां से मैंने ऐसे फेंका तो फेंकते मैंने इसको गतिज ऊर्जा दे दी। कौन सी ऊर्जा दी? गतिज ऊर्जा। अब सोचो, जब मैंने इसको गतिज ऊर्जा दे दी, अगर इस पे गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं लगता तो ये जिस वेग से चल रहा है उसी वेग से कंटिन्यू चलता ही जाता वहां तक। बट इस पे दो बल लग रहे, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इधर से मैंने गति देके छोड़ा तो गतिक बल लग रहा है। जब तक गतिक बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा है तब तक तो ये आगे जाएगा। जैसे जैसे गतिक बल कम होता जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता जाएगा, तो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होगा तो ये ऐसे गति करते हुए जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आया तो ये सीधा चला जाना चाहिए, गति के कारण सीधा जाना चाहिए। तो जो गति के कारण बल लग रहा है वो तो कह रहा है इधर भाग जा, और जो नाभिक के आकर्षण के कारण लग रहा है वो कह रहा है इधर आ जा। दोनों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, एक अंदर की तरफ कह रहा है, दूसरा बाहर की तरफ। तो ये दोनों के बीच में यहां घूमता रहेगा, ऐसे दोनों के बीच में ऐसे। अगर कोई एक बल होता, आकर्षण बल नहीं होता तो ये सीधा भग जाता, गतिक बल नहीं होता तो सीधा अंदर आ जाता। दोनों बल के कारण बीच में घूम रहे, यहां आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा, बल गतिक बल कह रहा है इधर आ जा, दोनों के बीच में घूम रहे हैं। तो अब निल्स बोर का पहला पॉइंट समझना क्या था, ध्यान से समझना, यहीं से नोट्स में लिखना स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर ए या फर्स्ट बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। निल्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्ष या कोष कहते हैं। किनको? जिन वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको कक्ष या कोष बोलते हैं। जैसे मान लो ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है। इस बड़ा चित्र बना लेता हूं ताकि वो सारी चीज आ जाए। ये मेरे पास नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाएगा? वर्ताकार पथ में। उस पथ को क्या नाम दिया? कक्ष या कोष। कक्ष या कोष, कक्ष या कोष। जिन वर्ताकार कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उनको कक्ष या कोष कहते हैं, उस पथ को कक्ष या कोष कहते हैं।
इसी लाइन में बताया कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर समान परिमाण एवं विपरीत दिशा में दो बल के ब्रैकेट में लिखना है, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल ब्रैकेट बंद कार्य करते हैं। एक अभिकेंद्रीय बल, एक अपकेंद्रीय बल, कौन सा किधर लगेगा तो नाम पढ़ना, अप डाउन अप डाउन, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। तो अपकेंद्रीय बल ऊपर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ कौन सा लगेगा, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। इसका मान होगा mv², 1/2 mv², जो गतिज ऊर्जा की कारण लगा, 1/2 mv²। अंदर की तरफ जो बल लगेगा वो कहलाएगा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। इसकी वैल्यू होगी ZE²/R, ZE²/, अरे ये गलत लिख दिया, एक मिनट, ये लगेगा mv²/R, ये लगेगा ZD²/R²। अब ये कह रहा है कि दोनों बल विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, लेकिन वैल्यू सेम है। तो वैल्यू सेम होने का तो मैंने इनका सदिश योग करूं तो माइनस साइन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, समझना ध्यान से, पहला पॉइंट mv²/R बराबर में दूसरा बल लग रहा है ZE²/R²। अपकेंद्रीय बल बराबर होगा अभिकेंद्रीय बल के, दोनों बराबर है और दिशा विपरीत है। इस एक R से एक R को कैंसिल कर दिया, इधर केवल क्या बचा, mv², इधर बचा मेरे पास ZE²/R। समीकरण नंबर 1, ये बोर परिकल्पना का पहला पॉइंट है। दोबारा एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्ष या कोश कहते हैं। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर समान एवं विपरीत दिशा में दो बल, अपकेंद्रीय बल व अभिकेंद्रीय बल कार्य करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ पे घूमता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ पे घूमता रहता है। ये फोटो बनाना है और ये समीकरण नंबर 1 लिखनी है। पहले ऐसे लिखना है mv²/R बराबर ZD²/R², एक R से R कैंसिल, mv² बराबर ZD²/R। ये आगे पूरे चैप्टर में काम आएगा, इसलिए समीकरण अच्छे से रटनी है। ये पहला अभिक्रिया था, पहला बिंदु था बोर परिकल्पना का। दूसरा पॉइंट समझना, पॉइंट नंबर 2, बी पॉइंट। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर तभी लगाएगा, वर्ताकार पथ में तभी चक्कर लगाएगा जब उसका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है समझना, कोणीय संवेग, एक होता है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग फिजिक्स में आते ही आपके। रेखीय संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है mv, द्रव्यमान इंटू वेग। ये तो रेखीय संवेग है। कोणीय संवेग जो होता है ये होता है I ओमेगा। कोणीय संवेग क्या होगा, I ओमेगा। I क्या है, जड़त्व आघूर्ण। इसका अपने केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं, केमिस्ट्री में जो पॉइंट है वो अभी बताऊंगा, वही लेना है फिजिक्स में। ये जड़त्व आघूर्ण है, ये कोणीय वेग है, ये जड़त्व आघूर्ण, ये कोणीय वेग। कोणीय वेग का मतलब एक निश्चित त्रिज्या से घूमना। इस I का जो मान है ये मान होता है mv/R²।
एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर मान किसका है? जड़त्वागुण का। कितना मान है? एम वी स्क्वायर। ओमेगा की बात करूं, ओमेगा का मान होता है आर अपॉन वी, आर अपॉन वी। ये आई का मान, ये ओमेगा का मान। v से एक v कैंसल, क्या बचा? एम वी आर। इसका मतलब एम वी आर आपको याद रखना है। एम वी आर ये कहलाता है कोणीय संवेग। एम वी आर कोणीय संवेग कहलाएगा। और ये नीचे वाला क्या था? रेखीय संवेग। अब ये सारा हटा दो, कोई काम का नहीं है, ये वैल्यू याद रखनी है। एम वी आर, एम वी आर किसको प्रदर्शित कर रहा है? कोणीय संवेग को, कोणीय संवेग को। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में तभी चक्कर लगाएगा जब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग एम वी आर, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज में हो। पूर्ण गुणज का मतलब पूरा पूरा भाग जाए, पूर्ण गुणज में हो। क्या कह रहे हैं? बात को समझना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में तभी चक्कर लगाएगा जब उसका कोणीय संवेग एम वी आर h अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज में हो। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, ये मैंने परमाणु लिया, ये नाभिक, ये कोष बने हुए। पहला कोष n बराबर 1, कोष को n से प्रदर्शित करते हैं। कक्ष या कोष को किससे प्रदर्शित करेंगे? n से। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। अब बात समझना, पहले कोष के लिए कोणीय संवेग का मान आया h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। दूसरे के लिए कोणीय संवेग का मान आया 2h अपॉन 2 पाई। तीसरे कोष के लिए आया 3h अपॉन 2 पाई। चौथे के लिए आया 4h अपॉन 2 पाई। अब ये चेक करना है कि ये जो कोणीय संवेग के मान आ रहे हैं ये इसके पूर्ण गुणज में है या नहीं है। पूर्ण गुणज में होने का मतलब क्या है कि इसका पूरा पूरा भाग चला जाए इसमें। तो अगर मैंने इसका इसमें भाग दिया h अपॉन 2 पाई का, तो ये वैल्यू आएगी 1, जो कोष की संख्या को प्रदर्शित करेगी। इसमें मैंने भाग दिया h अपॉन 2 पाई का, तो ये कैंसल, वैल्यू आएगी 2। इसमें भाग दूंगा 3 आएगा, इसमें भाग दूंगा तो 4 आएगा। इसका मतलब कोणीय संवेग कितना होगा? कोणीय संवेग कितना होगा? एम वी आर बराबर होगा NH अपॉन 2 पाई। अब यहां से एक अच्छा सा पॉइंट निकलेगा, उस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। क्या पॉइंट है? अगर आपसे ये पूछे कि कोणीय संवेग किसका पूर्ण गुणज है, किसका पूर्ण गुणज है, तब तो लिखना है h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज है। और ये पूछे कोणीय संवेग कितना होता है, तब NH अपॉन 2 पाई लिखना है। कितना होता है तब तो NH अपॉन 2 पाई, किसका पूर्ण गुणज है तब h अपॉन 2 पाई लिखना है। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। अब समझना, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 लेता हूं, 2 लेता हूं या 3 लेता हूं, तो उसके अनुसार मतलब पहले कोष में, दूसरे कोष में, तीसरे कोष में कोणीय संवेग का मान कितना होगा, ये अभी मैंने चित्र बना के बताया था। याद रखने की जरूरत नहीं, यहां से देख लो। n की वैल्यू 1 है, कितना आएगा? h अपॉन 2 पाई।
n का मान 2 है, 2h/2π मतलब h/π हो जाएगा। 3 है n का मान, 3h/2π है कितना, nh/2π। किसका पूर्ण गुणज, h/2π। h/2π का इसमें भाग दे दो, भाग देने के बाद केवल n बचेगा, वो n नहीं लिखा मैंने, 1 2 3, इसका इसमें भाग दो 1 बचेगा, इसका इसमें भाग दो 2 बचेगा। 2 पॉइंट अभी तक मैंने पढ़े हैं, आपको बताया। पहला पॉइंट बताया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, उस पथ को कोष या कक्ष कहते हैं। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर समान एवं विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करते हैं, एक अपकेंद्रीय बल, दूसरा अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल होगा mv² बटा r, अभिकेंद्रीय बल zd² बटा r², r से r कैंसल, mv² बराबर zd² बटा r, समीकरण नंबर 1। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर तभी लगाएगा जब उसका कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज हो, अर्थात mvr बराबर nh/2π होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट समझना, पॉइंट नंबर 3, ये कह रहा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कोष में चक्कर लगाता है, जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है, एक निश्चित कक्ष या एक निश्चित कोष में चक्कर लगाता है, तब तक वो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता, मतलब न तो ऊर्जा त्यागता है न ऊर्जा ग्रहण करता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर ले, ऊर्जा ले ले, तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, मतलब निम्न कोष से उच्च कोष में चला जाएगा। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन कर दे, ऊर्जा त्याग दे, तो उच्च कोष से निम्न कोष में आ जाएगा। समझना बात को। मान लो मैं किसी कैंडिडेट की बात करूं, इसकी पर डे 200 रुपए कमाता है, पर डे कितने रुपए कमा रहे हैं, 200। अब इसका डेली लाइफ देखिए, रोज 200 रुपए कमाता है और 200 रुपए खर्चा करता है। आउटगोइंग और इनकमिंग बराबर है, 200 रुपए कमाए 200 खर्च कर दिए। कभी 150 खर्च हुए तो 50 रुपए का अद्धा मंगा लेगा, दारू मंगा लेगा, खर्च 200 के 200 करने। तो देखो रोज ये सुबह काम पे जाएगा, शाम को वापस आएगा, अगले दिन फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। उसी पथ पे रोज जाना और उसी पथ पे वापस आना। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो 10 साल पहले जिस सिचुएशन में थे आज भी उसी सिचुएशन में। क्यों? क्या 10 सालों में उन्होंने पैसे नहीं कमाए? फिर वो उच्च लेवल पे क्यों नहीं आए? क्योंकि उनकी जितनी आउटगोइंग थी उतनी इनकमिंग थी, जितना कमाया उतना लगा दिया। जहां 10 साल पहले थे वहां आज बैठे। मतलब जब तक एक निश्चित पथ पे चक्कर लगा रहा है तब तक न तो रुपए बचाए न खर्च किए। अब ये देखो कि कोई करोड़पति आदमी था, ये करोड़ों रुपए थे, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, बट सुबह उठते एक ही बात थी, ढक्कन खोल दे। तो अब ये सोचो, कमाई का तो कोई साधन नहीं और सुबह उठते ही 500 रुपए का ढक्कन खोल दे। तो ऐसे रोज ढक्कन खोले तो जो पैसे थे वो उत्सर्जित हुए, पैसे जाते गए जाते गए जाते गए, ये उच्च लेवल से निम्न लेवल पे आ गए, उच्च लेवल से निम्न लेवल पर आ गए। आपके आसपास कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि यार ये तो पहले बहुत पैसे वाले थे, अब पैसे उड़ा दिए, उत्सर्जन कर दिया। कई आप देख तो इतने सीधे आदमी होते हैं, रोडपति थे, रोड पे चलने वाले थे, रोज 2 रुपए बचाए, 100 कमाए 10 बचाए, 200 कमाए 20 बचाए, आज वो हाई लेवल पे पहुंच गए। तो लोग बात करते यार 4 साल पहले इनके पास कुछ नहीं था, आज देखो। तो उन्होंने रुपए बचाए, अवशोषण किया है, इन्होंने उत्सर्जन किया था। इनके बस बराबर रहना चाहिए इनकमिंग और आउटगोइंग। तो अब अपनी ये कह रहे हैं कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन
ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करे तो वो उसी पथ पे घूमता रहेगा। यदि ऊर्जा उत्सर्जन कर दे तो उच्च कोश से निम्न में आ जाएगा, यदि ऊर्जा ले ले अवशोषित कर ले तो निम्न कोश से उच्च कोश में चला जाएगा। ऐसे समझना। ये मेरे पास में नाभिक है, ये अलग अलग कक्ष या कोश बने हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है इस तरह से। ये n बराबर 1 हो गया, यहाँ n बराबर 2 हो गया, n बराबर 3 हो गया, n बराबर 4 हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन निश्चित कोश में चक्कर लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब तक ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करेगा तब तक निश्चित पथ पे घूमता रहेगा। दूसरे सेल में घूम रहा है तो दूसरे में घूमेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ने यहां से ऊर्जा अवशोषित कर ली तो वो यहां आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां से भी यहां आ सकता है। ये सिचुएशन कब है? जब ऊर्जा का अवशोषण करें। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करें तो मान लो ये उच्च कोश से निम्न में आ जाएगा, इससे इसमें आ सकता है, इससे इसमें आ सकता है, इससे भी इसमें आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कितनी ऊर्जा उत्सर्जित की है। कुछ दिन ढक्कन खोले फिर सुधर जाए तो थोड़ा सा नीचे आएंगे फिर मेंटेन हो जाएंगे, और हमेशा ही रोड पे जब तक नहीं आए तब तक ढक्कन खोले तो वो सिचुएशन अलग है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ? ऊर्जा अवशोषण, ऊर्जा अवशोषण। यहां मेरे पास क्या हुआ? ऊर्जा उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन। ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन को मैं डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, डेल्टा ई। निम्न कोश की ऊर्जा को हमेशा E1 मानना चाहिए, वो कोई सा भी हो। निम्न कोश की ऊर्जा क्या मानी जाएगी? E1। उच्च कोश की ऊर्जा को E2 मानते हैं। तो यहां जो डेल E का मान आएगा वो आएगा E2 माइनस E1। अंतराल हमेशा उच्च माइनस निम्न से ज्ञात करना है। अगर आपको अंतराल ज्ञात करना है तब तो उच्च माइनस निम्न, लेकिन उत्सर्जन या अवशोषण ज्ञात करना है तो हमेशा ही उच्च माइनस निम्न, क्योंकि ये प्लस माइनस इनके नाम नहीं है। इसका मतलब प्लस, इसका मतलब माइनस। अब मान लो मुझे उत्सर्जन ऊर्जा ज्ञात करनी है, इसके लिए क्या आएगा? E2 माइनस E1। या इसके लिए ज्ञात करता तो ये E1 ये E2, ये E1 ये E2 सेम रहता। ये ज्ञात करनी है तब भी वही है, ये E1 ये E2, उच्च में से निम्न को घटाना है, E2 माइनस E1। ये ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा। दोबारा डायग्राम बना देता हूं। पॉइंट नंबर 3, ये मेरे पास में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक निश्चित कोश में चक्कर लगा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निम्न कोश से उच्च कोश में चला गया या उच्च कोश से निम्न कोश में आ गया तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा। ये ऊर्जा E1 मानी जाएगी, ये ऊर्जा E2, ये ऊर्जा E1, ये वाली ऊर्जा E2। यहां ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, ऊर्जा उत्सर्जन। यहां ऊर्जा का अवशोषण हुआ, ऊर्जा अवशोषण, ऊर्जा अवशोषण। अब ये कह रहा है कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन लगातार नहीं होगा, लगातार नहीं होगा, टुकड़ों में होगा। उन टुकड़ों को नाम देते हैं क्वांटा, अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोन। ऊर्जा का उत्सर्जन फोटोन या क्वांटा के रूप में होगा। एक क्वांटा की ऊर्जा होती है h न्यू, h न्यू। ये h क्या है, न्यू क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे। अभी पहले h की बात कर ले, यहां पे ध्यान से समझना। n कोषों की संख्या है, n क्या है? कोषों की संख्या। h जो है, h कहलाता है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34, 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34। यूनिट क्या आ जाएगी समझना, 1 मिनट। h E बराबर h न्यू,
E बराबर एच न्यू, एच बराबर आ जाएगा H बराबर E अपॉन न्यू, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी इकाई है। इसकी एक दूसरी इकाई और है, वो दूसरी इकाई क्या है समझना, वो बाद में बताएंगे, अभी रफली बता रहा हूं। लेमडा बराबर H अपॉन एम वी, तो H बराबर लेमडा इंटू एम इंटू वी, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट मैं बाद में आपको समझाऊंगा कैसे आई है। अब जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है वो समझना। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, तो इसको अर्ग में लें तो 6.62 गुणा 10 की पावर 7 से गुणा करना है, तो वो प्लस की 7 इसमें से माइनस से कम हो जाएगी, तो 7 कम की 27 अर्ग इंटू सेकेंड, या किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर के स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स एज इट इज। इसको लेकर के अभी टेंशन नहीं पालनी, ये बाद में जब आएगा तब मैं पूरा डिटेल में वापस इसकी बात करूंगा। अभी तो इतना याद रखना है, एच प्लांक नियतांक है जिसका मान इतना होता है, ये रटना है इस इकाई में, इस इकाई में प्लांक नियतांक का मान इतना है, बाकी डेरिवेशन याद रखना है। यहां जो मेरे पास में आवृत्ति आई है इसको बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति ये मैं बाद में बात करूंगा। आवृत्ति के आधार पे ऊर्जा का निर्धारण होगा। H तो नियतांक है, आवृत्ति परिवर्तनशील है जिससे ऊर्जा का मान चेंज होगा। कैसे समझना, पहली बात मैंने ये की कि ये जो ऊर्जा अवशोषित हुई या ऊर्जा उत्सर्जित हुई, ये एक साथ हुई, टुकड़ों में नहीं हुई, मतलब एक सीधा एक साथ होगी क्वांटा के रूप में या फोटोन के रूप में। जैसे मान लो मैं हर शब्द बोलता हूं, क्या लगातार ऊर्जा लेता हूं? नहीं। मैंने एक बार बोला परमाणु, एक बादाम खा लिया, फिर बोलो कोस, फिर एक बादाम, ऐसे थोड़ी करता हूँ। मुझे जो ऊर्जा लेनी है वो मैं पैकेट के रूप में लेता हूँ। ये भी पैकेट है, उस ऊर्जा के पैकेट को क्वांटा बोलते हैं। जैसे मैंने एक साथ, मेरी डाइट है 4 रोटी, मैंने 4 रोटी खा ली, मतलब मैंने ऊर्जा का एक पैकेट ले लिया। अब मैं 6-7 घंटे काम करूंगा, फिर दोबारा एक ऊर्जा का पैकेट ले लूंगा। अब जो मैं ऊर्जा का पैकेट ले रहा हूं उसको तो हमेशा एच न्यू बोलेंगे। अब कोई कहे सर यहां से यहां है तो कम ऊर्जा चाहिए, यहां से यहां ज्यादा चाहिए, तो आप तो सभी को एच न्यू लिख रहे हो, मैं सभी को एच न्यू लिखूंगा, लेकिन इस आवृत्ति का मान अलग अलग होगा। यह आवृत्ति क्या होती है आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। विद्युत चुंबकीय विकिरण में लैम्डा आवृत्ति ये सब पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। ये जो आवृत्ति है ये अलग अलग होगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो एच न्यू का मान बढ़ेगा। भाई अगर मैंने ऐसे लिखा C बराबर A गुणा B, A को मैं फिक्स कर दूं, मान लो नियतांक है 2, अब B का मान जैसे जैसे बढ़ेगा C का मान भी बढ़ेगा, वही सिचुएशन इसमें आएगी। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी एच न्यू बढ़ेगा। किसी को पूछो कितनी रोटी खाते हो? 4। कलेक्टर को पूछो कितने खाते हो? 4। मजदूर को पूछो कितने खाते हो? 4। कलेक्टर भी 4 खाता है, मजदूर भी 4 खाता है, बट अंतर क्या है? संख्याएं सेम है, भार सेम नहीं है। कलेक्टर जो 4 रोटी खाता है वो 20-20 ग्राम की खाता है, 4 रोटी खा के भी 80 ग्राम अनाज खाया, क्योंकि वर्क कम किया, फिजिकल वर्क नहीं था तो उतना ही खाएगा। मजदूर फिजिकल वर्क करता है, खाएगा 4 रोटी, 1 रोटी 500 ग्राम की है, 4 से गुना करो, इसने 2 kg आटा खाया, यहाँ 80 ग्राम ही खाया, संख्या बराबर थी। 4 चपाती, सभी 4 चपाती खाते हैं, उनकी मोटाई पे डिपेंड करता है कि उनका भार कितना है, वैसी ऊर्जा कितनी होगी वो आवृत्ति पे निर्भर करेगा। चलो यहां से अब बात समझना ध्यान से। मैंने ये कहा है कि उच्च कोश से निम्न में, ये निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा। कितना होगा अवशोषण या उत्सर्जन का मान? वो कहलाएगा डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है? अवशोषित ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा। इसका मान कितना आएगा? उच्च कोश की ऊर्जा माइनस
निम्न कोश की ऊर्जा। इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतराल है डेल्टा ई, वो क्वांटा के रूप में लिया और एक क्वांटा की ऊर्जा अभी बताई थी एच न्यू, तो इसको एच न्यू लिखना है। न्यू आवृत्ति है, इसी न्यू को मैं मानता हूं सी अपॉन लेमडा एच एज इट इज। इस आवृत्ति की वैल्यू लिखी मैंने सी अपॉन लेमडा। अभी तक आपको ये इक्वेशन नंबर 3 जो याद करनी है, समीकरण नंबर 3, ये यहां तक आपको याद रखनी है, यहां तक। आगे एच सी अपॉन लेमडा कैसे आया वो बाद में आएगा, तब याद करना है, अभी याद नहीं करना। अभी तो ये याद रखो, ऊर्जा अंतराल E2 माइनस E1 किसके बराबर, फोटोन के। फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, न्यू क्या है आवृत्ति, एच पहले बता दिया, प्लांक दिया था। 3 पॉइंट अभी तक पढ़े हैं, तीनों का गणितीय रूप आपको याद रखना है। ये पहला पॉइंट, पूरे चैप्टर में ये काम आएंगे। ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट डेल्टा ई वाला। अब चौथा पॉइंट समझना, पॉइंट नंबर 4। बोर्ड ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिन्हें क्रम से कक्ष या कोष नाम देते हैं। कक्ष या कोष, जैसे ये पहला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसने चौथी बात क्या बताई वो समझना। कक्ष या कोष को, कक्ष या कोष को क्रम से के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट समझना, चौथा पॉइंट, कक्ष या कोष को क्रम से कम तो 1 नंबर से, क्रम से के एल एम एन ओ पी से प्रदर्शित करते हैं, जिनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2n², जहां n का मतलब है कोषों की संख्या। जैसे मुझे k में पता करना हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो k का मतलब पहला कोष हो गया, n बराबर 1, तो n की वैल्यू 1 रख दो, 2 गुणा 1 का स्क्वायर कितना आएगा 2, तो पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे कोष की बात करूं मैं L कोष की, कि L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n का मान है 2, 2 × 2 का स्क्वायर 8, यहां पे मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे कोष में। तीसरे कोष की बात करूं 2 × 2 की पावर 3, 8 दूनी, चेक करना है 1 मिनट। तीसरे कोष में n का मान 3 है, ये गलत लिख दिया, n का मान 3, 2 × n का मान 3 लिखना है, 3 की पावर 2, ये 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथे कोष की बात करूं 2 × 4 का स्क्वायर 16, चेक करना। चौथे की बात करें n की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 32, यहां 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे आगे से आगे बढ़ते जाएंगे जितने आते हैं। तो चौथा पॉइंट एक बार दोबारा सुन लो, फिर यहां तक का चित्र बनाना है, 5वां क्वेश्चन छोड़ दो, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पूरा बना करके, ध्यान से समझना। कक्ष या कोष को क्रम से के एल एम एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब पहले कोष को के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, न्यूनतम नहीं, अधिकतम संख्या 2n² होती है। तो 2n² के हिसाब से कितनी होती है, 2n², वो मैंने काउंट करके लिख दी। पहले में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, ऐसे करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। बोर परिकल्पनाओं के 4 बिंदु पड़े हैं, अब इनकी कमियां पढ़ेंगे। उससे पहले आपको त्रिज्या, वेग, ऊर्जा लगभग सारा पढ़ना पड़ेगा, वो कल करेंगे। कल के लिए इतना प्रिपेयर करके रखना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।